Hello guys, welcome to PMS Academy. So today I'm going to discuss Vision IS 2021 second test series which is on Indian polity and this would be the lecture third. Okay, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. With reference to जज ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट के जज की बात करी जा रही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कांट बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज. देखिए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब वो होता है जो कि अपने किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, डिस्टिंक्ट हो. ठीक है, जैसे कि बिजनेसमैन की जब बात करते हैं तो हम टाटा बिरला की बात कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन रहा हो जिसने एक्सीलेंस हासिल करी हो, वैसा ही कोई ज्यूरिस्ट. ओके, तो क्या हाई कोर्ट के जज वो अपॉइंट नहीं हो सकता? ये बात सही है. देखिए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की बात करी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के केस में ये क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाता है. ठीक है, अगर हो तो, बट हाई कोर्ट में नहीं हो सकता. ठीक है. एंड ऑप्शन 2, टू अपहोल्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स द टेन्यूर ऑफ हाई कोर्ट जजेस. देखिए टेन्यूर, हाँ बात करी गई है कि 62 ईयर्स मैक्सिमम एज रहनी चाहिए, बट ये कहीं पे नहीं मेंशन है कि वो 5 साल के लिए काम कर सकते हैं, ये 6 साल के लिए उनका समय रहेगा, टेन्यूर रहेगा. तो ये ऑप्शन गलत रहेगा. ओके. एंड ऑप्शन थर्ड इज़ द अ जज सब्सक्राइब्स टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट. यहाँ पे गवर्नर की बात करी गई है. हाँ, अगर हाई कोर्ट की बात हो तो कंसर्न्ड गवर्नर जो होता है वो उनकी ओथ करवाता है. तो ऑप्शन 1 एंड 3 एंड तो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर. देखिए हाँ, ये चीज़ें लिखी गई हैं क्वालिफिकेशन में, सिटीज़न ऑफ इंडिया. ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है कम से कम 10 साल के लिए क्या होना चाहिए, वो एडवोकेट रहे होने चाहिए, या सेशन कोर्ट से पहुँचते पहुँचते हाई कोर्ट तक. ठीक है, ये सक्सेशन की भी बात करी गई है. ओके, तो और ये सब चीज़ें मैं जैसे डिस्कस कर चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनियन कैबिनेट कमेटी. यूनियन कैबिनेट कमेटी. ठीक है, देखिए एक होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज़, एक होती है कैबिनेट कमेटीज़. ठीक है, दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. ठीक है, यहाँ इसका इन कमेटीज़ का कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है. हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी का जिक्र ज़रूर होता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ बोल सकते हो. ठीक है, एक कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर से पावर लेते हैं, बट इनका कहीं पे भी जिक्र नहीं है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हाँ, और ये दो तरह की होती हैं, परमानेंट एंड एड हॉक कमेटीज़. ओके, तो पढ़ लीजिएगा लिस्ट, एक बार देख लीजिए, नई अपडेशन हुई है इसमें. ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार इनको. द डिसीजन मेड बाय देम आर बाइंडिंग ऑन द कैबिनेट. देखिए ये बनाई क्यों जाती हैं, एक पर्टिकुलर कैबिनेट रहेगी. ठीक है, मेन जो पोर्टफोलियोज़ हैं आपके, ठीक है, उनका क्या रहेगा, जो उनके मिनिस्टर होते हैं उनको मिलके क्या बनाई जाती है, कैबिनेट बनाई जाती है. तो बट उसके अंदर अगर अपना और काम को थोड़ा मतलब नीचे उसको और काम जो दिया जाता है कैबिनेट को और अच्छे तरीके से, और उसका बर्डन को थोड़ा हल्का करने के लिए ये कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जो कि 3 से 8 मेंबर्स तक हो सकती हैं. ठीक है, और इसमें मैक्सिमम जो चेयर करी जाती हैं ये पीएम के द्वारा ही करी जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. बट ये कहा गया है कि द डिसीजन मेड बाय देम आर बाइंडिंग ऑन द कैबिनेट. और जो कमेटीज़ होएंगी वो कुछ डिसीजन लेती हैं, हाँ ले सकती हैं, नो डाउट ले सकती हैं, बट अगर वो डिसीजन आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, रिव्यू किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, क्या वो बाइंडिंग रहेगा? नहीं. मेड बाय देम आर बाइंडिंग नहीं, बाइंडिंग नहीं रहता, कैबिनेट चेंज कर सकती है. देयर मेंबर्स आर ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर. देखिए ओनली शब्द, एक्सेप्शन हर जगह होती है, मैक्सिमम जगह पे एक्सेप्शन होती है, तो ज़रूरी नहीं है, और भी डाल सकते हैं. तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. ओके, तो इनको पढ़ लीजिएगा, और रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर इनका मेंशन करा गया है इन कमेटीज़ के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक इलेक्शंस इन इंडिया फ्री एंड फेयर. फ्री एंड फेयर, देखिए ऐसा है, फ्री एंड फेयर आपका आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है
देयर शुड बी अ बॉडी हु कैन कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। ओके, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 324 से पावर लेके ये बनी है। कौन सी बॉडी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का क्या क्या मतलब, इन तीनों में से क्या क्या चीज़ दिखाती है हाँ इंडिया में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद हर कोई इंसान वोट डालने का अधिकार रखता है। यूनिवर्सल मतलब किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। ओके, तो हाँ फेयर है ना, मतलब कि कोई भी किसी भी कास्ट से है या किसी भी कम्युनिटी से है, माइनॉरिटी है, तो फेयरनेस दिखाई गई है यहाँ पे, कोई भी बंदा यहाँ पे वोट डाल सकता है। हाँ, तो ये पहला तो फंडा रहेगा। दूसरा ऑप्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियसली अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा इलेक्शन कमीशन तो क्या रहेगा, वो किसी पार्टी को जो पावर में रहेगी उसको फेवर करना शुरू कर देगा अगर उसकी इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। तो हाँ, दूसरा ऑप्शन भी सही रहेगा। ऑप्शन थर्ड, यूज़ ऑफ वीवीपैट इन द वोटिंग प्रोसेस। देखिए क्या होता है, ईवीएम मशीन होती है, यहाँ पे बटन बने होते हैं, उनके आगे की नाम वगैरह या जो भी आपका उम्मीदवार रहता है उसकी डिटेल्स रही होती हैं। आपने यहाँ पे बटन प्रेस करना होता है किसी को, और साथ में आजकल लगी होती है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट वे में आपको क्या होता है, जहाँ से आप बटन दबाते हो तो यहाँ पे पर्ची एक स्लिप सी 7 सेकंड के लिए शो होती है। ये कहाँ क्या दिखाता है कि हाँ जिसको आपने वोट डाला है वो उसी इंसान को गया है। ओके, तो दिस ऑल्सो क्या करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को दिखाता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको, इन सभी को पढ़ के देख लीजिएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत की बात करी जा रही है। ओके, तो सीट्स ऑफ फॉर द सुप्रीम कोर्ट नहीं, SC scheduled caste and scheduled tribes are to be reserved in every panchayat in proportion of their population to the total population in the पंचायत area। ये सही बात है। ठीक है, उनके पॉपुलेशन के ही प्रोपोर्शन के हिसाब से SC/ST की जो होती है रिजर्व्ड सीट आती हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। of the seats reserved for the SCs and STs, not less than 1/3 of the seats are to be reserved for women belonging to the respective category। देखिए हाँ, ये बात तो है कि वुमेन को 1/3 क्या मिलनी चाहिए, हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में रिजर्व्ड होती हैं सीट्स, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए 33% के आसपास। बट ये भी कहा गया है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में भी ये रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज़ ऑल्सो राइट। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन 3 इज़ ऑल्सो राइट। देखिए जो SC और ST की बात करी गई है ना, ये तो चलो लिख दिया गया है, बट किसी और पावर स्टेट्स को दे दी गई है कि हाँ अगर आप चाहते हो कि OBC को भी रिजर्वेशन देनी है तो आपके हाथ में है, आप प्रोविज़न बना के ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कमीशन, इनमें से कौन सी कमेटी या कमीशन वॉज फॉर्म टू एग्जामिन थॉरोली द वेरियस इशू इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम। आर्टिकल 263 को याद रखिएगा आप। ठीक है, और यहाँ पे बात क्या करी जाए, इस शब्द पे भी ध्यान दीजिए। फर्स्ट टाइम किसने बात करी थी कि आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में सरकारी कमीशन आएगा, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोला गया है। ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में भी सरकारी कमीशन बात करता है, बट देखिए ये हमें समझना होगा कि ये बना कब था। ठीक है, मतलब इसको अपॉइंट कब करा गया था इस कमीशन को। चलो फर्स्ट ऑप्शन से ही देख लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए जो पूंछी कमीशन था ना, ये भी बात करता है सेंटर स्टेट रिलेशन की, बट 2007 में अपॉइंट करा गया था। ठीक है,
जो खुसरो कमेटी है, खुसरो कमेटी जो है वो है आपकी किस चीज़ के बारे में, एग्रीकल्चरल को रिफॉर्म के बारे में बात करती है खुसरो कमेटी, ठीक है। और ये आई थिंक 90s के समय की बात है जब ये अपॉइंट करी गई थी। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यार, ARC, ओके। तो ये जो है इसने फर्स्ट टाइम जब ये अपॉइंट हुई थी अंडर मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप के अंदर इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, 1966 में। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या करा था, इस चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन दी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी, जैसे कि और स्टेट के हाथ में पावर चली जानी चाहिए, फाइनेंशियल पावर्स और दे दी जानी चाहिए, ठीक है, नीचे भेज दी जानी चाहिए, बट बहुत इनकी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया था, ठीक है। और सरकारिया कमीशन, हाँ, 1989 में क्या हुआ था, बनाई गया, सरकारी कमीशन बनाई गई थी, और ये जो इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बनाई गई। हाँ, आप बोलोगे कि सरकारी कमीशन ने दी थी, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखा गया, ठीक है। हाँ, नो डाउट इंटर स्टेट काउंसिल इन्हीं की रिकमेंडेशन के बावजूद के बाद ही बनी थी, बट फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला था ARC, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो ऑप्शन हमारा C रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following measures are taken by RBI for tackling COVID-19 pandemic? देखिए आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को कंसेप्ट समझ लेते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके, क्या होती है? इसके अंदर दो चीज़ों को यूज़ किया जाता है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे RBI है और यहाँ पे SBI है। SBI ने अपना पैसा किसको, अगर SBI मान लीजिए पैसा कम हो चुका है, तो SBI क्या करेगा, RBI से पैसे लेगा। अगर वो पैसे ले रहा है, बोरो कर रहा है, तो इसको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा ना कुछ, मान लीजिए 6% के दर से इसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा RBI को, ठीक है। तो यही फंडा है, ठीक है, इसी को बोला जाता है रेपो रेट, ओके। और अगर RBI, पहले ये देख लेते हैं, RBI अगर किससे, SBI से पैसे लेता है, ठीक है, और SBI अगर इसको पैसे दे रहा है, मनी दे रहा है RBI को, तो क्या होगा, RBI को भी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा कुछ, मान लीजिए 5%, ठीक है, 5% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा SBI को RBI के द्वारा। ये क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट, ओके। जब RBI पैसा लेता है किससे, SBI से। अब ये चीज़ें क्यों यूज़ करी जाती हैं, जब मार्केट में पैसा बढ़ाना हो या मार्केट में पैसा कुछ कम करना हो, इसलिए यूज़ किया जाता है। और देखो कोविड-19 के दौरान क्या स्टिमुलस की बात करी जा रही है, फाइनेंशियल स्टिमुलस की बात करी जा रही है। तो अगर मान लीजिए रेपो रेट को क्या कर दिया जाए, डिक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए 4% कर दिया जाए, तो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए ज़रा इस चीज़ को। अब बैंक क्या करेंगे, जैसे ज़्यादा पैसा लेना शुरू कर देंगे RBI से, क्योंकि उनको पता है यार कम ही दर चल रही है, 4% की दर से RBI से पैसा मिल रहा है, तो मतलब इनके पास ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा SBI के पास, और ये SBI पैसा कहाँ पे पार्क करना शुरू कर देगा, लोन के रूप में, और लोगों पूरे मार्केट में फैल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिजनेसमैन था, ठीक है, उसने SBI से लोन ले लिया। अब बिजनेसमैन आगे प्रोजेक्ट शुरू कर देगा, यहाँ पे बड़े सारे लोग काम करना शुरू कर देंगे और लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी चेन चलती है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग रेपो रेट, यस, ऑप्शन पहला सही है। अगर इंक्रीज़ कर देता तो क्या होना था, SBI ने ज़्यादा पैसा नहीं ले पाना था RBI से, अवॉइड करना था, तो फिर फाइनेंशियल स्टिमुलस की बात नहीं होनी थी, ठीक है, पैसे वाली। तो अगर इंक्रीज़ होता, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इंक्रीजिंग रिवर्स रेपो रेट। अगर मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाए, अब फिर से सोचने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर बैंक जैसे SBI वगैरह अपना पैसा कहाँ पे रखना चाहें, RBI के पास रखना चाहें, बट ये जो है क्या हुआ,
रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट, देखिए इस केस में मतलब सिंपल सी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप एसबीआई जो यहाँ पे था वो अपना पैसा आरबीआई के पास रखना चाहता है और रिवर्स रेपो रेट के में उसमें 5 रुपये की दर से पैसे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एसबीआई बोलेगा यार और कहीं पे क्यों दूँ, मैं आरबीआई को देता हूँ, एक पर्टिकुलर रिटर्न तो मिल रहा है। बट अगर इसको डिक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, डिक्रीज़ कर दिया जाए तो एसबीआई बोलेगा यार यहाँ पे भी रिटर्न कम ही मिल रहे हैं आरबीआई से, तो क्या होगा, मतलब अगर इसको डिक्रीज़ कर दिया जाए रिवर्स रेपो रेट को तो एसबीआई बोलेगा कि रिटर्न क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, तो ये अपना पैसा लोगों में बढ़ना शुरू कर देगा अब रैदर देन आरबीआई को आरबीआई के पास रखने से। तो ये ऑप्शन इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग। मोराटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, जो लोन दिए गए हैं और उन पे जो क्या उन पे जो रिटर्न देने हैं, वापस जो ड्यूज़ देने हैं, उसमें क्या कर दिया गया है कि आप थोड़े समय बाद इन चीज़ों को फुलफ़िल, जो उनकी डिमांड है फुलफ़िल कर दीजिएगा, जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह रखी हैं इतने टाइम में आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उस पर थोड़ा होल्ड लगा दिया गया है, तो ये भी किया गया है। तो ऑप्शन जो आपका रहेगा ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा एक बार। विथ रेफरेंस टू लॉबिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा 3 टूल यूज़ किए जाते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक है। एक होता है इलेक्शनियरिंग, दूसरा होता है लॉबिंग, तीसरा होता है प्रोपेगेंडा, ठीक है, प्रोपेगेंडा क्रिएट करना। तो यहाँ पे लॉबिंग की बात करी गई। इट इज़ अ टेक्निक यूज बाय प्रेशर ग्रुप्स टू कन्विंस पॉलिसी मेकर टू इन्फोर्स डिसीजन इन देयर फेवर, राइट, ओके। इट इज़ स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, यार स्टैट्यूटरीली कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, ओके। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा आप इस चीज़ के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 years। अरे हम बोलते तो हैं कि 5 साल के लिए रहता है, बट टर्म वगैरह फिक्स थोड़ी ना है कोई, ये कहाँ पे बात करी गई है 5 साल की रहेगी, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन के ने कहाँ पे प्रोवाइड करा है, ये तो एक कन्वेंशन सी बन गई है ना कि, बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता कि आपको मेजॉरिटी जो अपॉइंट करना है लीडर वो मेजॉरिटी पार्टी से ही करना है और लोकसभा से ही करना है, ठीक है, तो ये चीज़ तो गलत है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कांट बिकम प्राइम मिनिस्टर। अरे क्यों नहीं बन सकता, राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बन सकता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन, आपका आंसर रहेगा, यहाँ पे नोट पूछा है ना, तो तीनों गलत है ना ये, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर, ओके। तीनों ही गलत हैं ये स्टेटमेंट्स, तो पढ़ लीजिएगा इसके आंसर को अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट रहा, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए, ठीक है। सरफेसी एक्ट 2002 में आया था, ठीक है। इसके तहत क्या था, आपको पता है ना कि जैसे कि कोई, जैसे मान लीजिए कोई भी लेंडर अपना जो लेंड कर रहा है, मनी लेंड करता है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ इंसान वो उसको वापस रीपे नहीं कर पाता है, तो जो उसने क्या दिया था सिक्योरिटी के रूप में, अपनी ज़मीन या अपनी जायदाद वगैरह गिरवी रखी हो, तो ये एक्ट एम्पावर करता है, आप डायरेक्ट जाके उसकी बिडिंग ऑक्शन करवा सकते हो, ठीक है, ऑक्शनिंग करवा सकते हो और उसको बेच सकते हो। ये एक्ट बैंकों को ये पावर देता है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, सूट फाइल करने थे, मतलब लंबा प्रोसेस था, मतलब जैसे कि बैंक अभी भी जैसे कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो इस एक्ट ने सीधी पावर दे दी कि अगर देता तो ठीक है, नहीं तो आप उसका सामान वगैरह बेच दो, ठीक है, तो ये था एक्ट। अब इस एक्ट के दौरान क्या कहा गया, इट एम्पावर्स बैंक्स टू डायरेक्टली ऑक्शन द मॉर्टगेज्ड
प्रॉपर्टीज टू रिकवर लोन्स फ्रॉम बोरोवर्स हु हैव टर्न्ड एनपीएस। यस, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक, ये गलत है। देखिए अभी ये कुछ हाई कोर्ट्स बोलती थी कि हाँ कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं, कुछ बैंक हाई कोर्ट्स बोलती थी नहीं आते हैं, बट अभी अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक भी ये पावर इस एक्ट के अंदर आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी राइट हेयर। ओके, तो पढ़ लीजिएगा इन ऑप्शंस को, इनके पूरे सोल्यूशन को, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी, तनख्वाह कमेटी, ठीक है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सबसे पहली कमेटी आई थी ना, वो 1990 के दशक में आई थी। दूसरी कमेटी जो वोहरा कमेटी थी वो आई थी 1993 के आसपास, और ये जो आई है तनख्वाह कमेटी, ये 2010 के आसपास है। ये जो पहली दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, इसने ये बोला, ये सारी तीनों के तीनों किससे रिलेटेड हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म से, ठीक है। और पहली ने ये बोला कि कोई भी इंसान 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। दूसरी वोहरा कमेटी है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में के बारे में बात करती है, ठीक है। और तनख्वाह कमेटी पूरे इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है। तो तीनों की तीनों कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करती हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। ओके, तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके आप कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ इनफ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे हेड।